नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं होम मिनिस्ट्री को भेजी गई एक सेंसिटिव रिपोर्ट की कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। 2 दिन पहले अपडेट की गई पुलिस की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश और असम में इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के इलाकों की तेजी से बदलती डेमोग्राफी के बारे में है। यूपी पुलिस की रिपोर्ट में नेपाल सीमा से लगे पीलीभीत, खीरी, महाराजगंज, बलरामपुर और बहराइच समेत 7 जिलों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर से सटे 7 जिलों में मुस्लिम आबादी 10 साल के दौरान 32% तक बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन जिलों में मस्जिदों और मदरसों की बाढ़ सी आ गई है। यह बात इसलिए खतरनाक है क्योंकि सिर्फ यूपी में जिन 7 जिलों का जिक्र मैंने किया, उनके 1000 से ज्यादा गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट, उसके फिगर्स इस संवेदनशील रिपोर्ट में शामिल हैं। इसमें कहा गया कि यूपी के इन 7 जिलों के 116 गांवों में मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा बढ़ गई है। सरहद से लगे 303 गांव ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा बढ़ी है। इन इलाकों में मस्जिदों की संख्या 25% तक बढ़ गई है। यूपी की तरह बांग्लादेश से लगे हुए असम के धुबरी, करीमगंज, दक्षिण सलमारा और कछार जिलों में मुसलमानों की आबादी में 30% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। यह बात भी सामने आई कि सिर्फ यूपी और असम में नहीं, राजस्थान और उत्तराखंड के बॉर्डर से लगे इलाकों में भी अचानक मस्जिदें और मदरसे बड़ी संख्या में बढ़ गए हैं। यह जानकारी सामने आने के बाद बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय साजिश की तरफ इशारा किया है, सरकार को आगाह किया है। उत्तर प्रदेश और असम की पुलिस ने आशंका जताई है कि सरहद से लगते इलाकों में गैर कानूनी रूप से आए हुए घुसपैठिए डेरा जमा सकते हैं। दोनों राज्यों की पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि बॉर्डर के साथ लगते जिलों में मुस्लिम आबादी 2011 के मुकाबले 32% तक बढ़ गई है, जबकि पूरे देश में यह बदलाव 10 से 15% के बीच हुआ है। सीमावर्ती जिलों में मुसलमानों की आबादी अचानक बढ़ना बहुत से लोगों को सामान्य साधारण बात लग सकती है, लेकिन यह मसला गंभीर है क्योंकि इसमें पाकिस्तान और चीन की साजिश की तरफ इशारा किया गया है। बॉर्डर से लगे इलाकों में अचानक मुसलमानों की आबादी बढ़ने के क्या खतरे हो सकते हैं? क्या इन इलाकों में दूसरे मुल्कों से लोगों को भेजकर बसाया गया? क्या इनकी आड़ में भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है? मैं इस सनसनीखेज खुलासे की पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। शुरुआत यूपी से करते हैं। यूपी के 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं और इन 7 जिलों को लेकर यूपी पुलिस ने चिंता जाहिर की है। 7 जिलों में आबादी के इंबैलेंस, असंतुलन के बारे में होम मिनिस्ट्री को लिखा है। इन 7 जिलों में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी शामिल है। उत्तर प्रदेश की तरफ से जो सेंसिटिव रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई है, उसमें कहा गया कि इन 7 जिलों में मुसलमानों की आबादी के बढ़ने की दर पिछले 10 साल में देश में मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ने के रेट से कई गुना ज्यादा है। शक यह जाहिर किया गया कि इन इलाकों में मुसलमानों को बाहर से लाकर बसाया जा रहा है। यूपी के 7 जिलों के 1047 गांव नेपाल के बॉर्डर से लगते हैं। पुलिस का दावा है कि इन 1047 में से 116 गांवों में 10 साल के दौरान मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा तक बढ़ गई है। 303 गांव ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों की आबादी में 30 से 50% का इजाफा हुआ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इन इलाकों में अचानक मस्जिदें भी तेजी से बनने लगी हैं। पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि इन इलाकों में पिछले 4 साल में मस्जिदों और मदरसों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में नेपाल से सटे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में कुल 1349 मस्जिदें और मदरसे थे। इनकी संख्या अब बढ़कर 1688 हो गई है।
यूपी पुलिस ने होम मिनिस्ट्री को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कहा कि लोकल पुलिस के सामने दिक्कत यह है कि एक एक व्यक्ति के दस्तावेजों की जांच कैसे करे, और अगर जांच करे भी तो यह कैसे पता लगाए कि पंचायती रिकॉर्ड में जो नए नाम दर्ज हुए हैं वो कानूनी हैं या गैर कानूनी, उनके डॉक्यूमेंट्स असली हैं या जाली हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज को पूरा शक है इन इलाकों में बाहर से आए हुए लोगों को बसाया जा रहा है। ये लोग भारतीय नहीं हैं और उनके फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं और सबको वेरीफाई करना एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। लगातार कट्टरता भी बढ़ रही है और उसमें इनका एक संगठन है वहाबी, विशेष करके मैं गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बहराइच इन जिलों की बात करता हूं कि ये लोग आकर के नई पीढ़ी को कट्टरता की तरफ ज़्यादा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अब ये प्रयास करते हैं कि हम 32% हो जाए, 33% हो जाए, 34% हो जाए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण पॉलिटिकल है कि हमारी संख्या रहेगी तो हम पॉलिटिकल कब्जा करेंगे और पॉलिटिकल हमारी भागीदारी होगी तो हम सरकार में दबाव बनाएंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। तो ये तो बॉर्डर के जिले में हुआ है और हो रहा है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यूपी के जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी के तेजी से बढ़ने की बात लिखी है, उन इलाकों के नेता भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। जो साधु महंत इन इलाकों में जाते हैं, उनका भी कहना है कि जब वो नेपाल बॉर्डर के जिलों में जाते हैं तो साफ दिखता है कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है। थोड़ी थोड़ी दूर पर मस्जिद और मदरसे दिखाई देते हैं। सरकार को पता लगाना चाहिए कि अचानक बॉर्डर जिलों में मुस्लिम आबादी इतनी कैसे बढ़ गई। ये जांच करनी चाहिए कि क्या ये रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों तो नहीं है। नेपाल से सटी हुई जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर बहुत तेजी से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती हुई, वो मुसलमान जिसका कोई ठिकाना नहीं, को मुसलमान आए कहाँ से हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रशासन के लोग कह रहे हैं। पीलीभीत, लखीमपुर, बलरामपुर, बहराइच जो यह क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र, वहाँ पर बहुत तेजी से नए नए सीमा से सटे हुए मस्जिद, सीमा से सटे हुए मदरसे, जिसके कारण प्रशासन को बहुत तेजी से समस्या यह हो रही है कि बहुत तेजी से अपराध की संख्या बढ़ रही है, बहुत तेजी से तस्करी बढ़ रही है, बहुत तेजी से आतंकी गतिविधियां के साथ साथ असामाजिक तत्व के लोगों का आना जाना बढ़ रहा है। यह समाज के लिए खतरा है, यह हिंदुस्तान के लिए भी खतरे की घंटी है और इसके साथ साथ सरकार को यह निर्णय लेना पड़ेगा, ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि बहुत तेजी से रोहिंग्या मुसलमान, बहुत तेजी से बांग्लादेशी घुसपैठी सीमा इलाकों में पता नहीं चल पा रहा है कौन कहां से आके बस जा रहा है। तो सुरक्षा के मानक के हिसाब से सरकार इसको गंभीरता से ले। यूपी और असम की पुलिस की रिपोर्ट जब सामने आई तो मैंने रिपोर्टर से इसके बारे में और जानकारी हासिल करने को कहा। जो बातें पता चली, जो तथ्य सामने आए, वो हैरान करने वाले हैं। पता लगा कि इस रिपोर्ट पर एक्सपर्ट ने जो राय दी है उसमें बड़ी इंटरनेशनल साजिश की तरफ इशारा किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और असम के बॉर्डर से सटे गांवों में अचानक मुसलमानों की संख्या बढ़ना पाकिस्तान की साजिश हो सकती है। यह बात इसलिए कही गई है कि जो लोग इन इलाकों में बसे हैं वो लोकल नहीं है, वो भारतीय नहीं है। इसके पीछे डेमोग्राफी बदलकर इन इलाकों में हिंदुस्तान के खिलाफ एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की कोशिश हो सकती है। इस बात को साबित करने के लिए एक्सपर्ट्स ने पिछले कुछ दिनों में बॉर्डर जिलों में पकड़ी गई ड्रग्स का हवाला दिया है। यह भी कहा गया कि इन इलाकों में मस्जिदें और मदरसे भी बढ़े हैं। यह भी एक खतरनाक ट्रेंड है। हालांकि समाजवादी पार्टी के एमपी एसटी हासन ने कहा, अगर बाहरी लोग सीमावर्ती इलाकों में आकर बस रहे हैं तो फिर सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? सवाल तो सिक्योरिटी एजेंसी से पूछे जाने चाहिए। एसटी हसन ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो मदरसे और मस्जिदें भी बढ़ती हैं। जो नई मस्जिदें बनती हैं वो प्रशासन से परमिशन के बाद ही बनती हैं।
इस तरह के मुद्दे सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उछाले जाते हैं। अब देखिए, डेमोग्राफी तो बदलती रहती है सारे एरियाज़ की, यही नहीं उन्हीं एरियाज़ की हो। डेमोग्राफी तो अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं उन एरियो की बदलती रहती है। लेकिन क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं? क्या ये कहना चाहते हैं कि बाहर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है? अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी सवाल उठता है, कैसे हो रहा है? और जहाँ तक आबादी का हिसाब है तो वो किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, वो आबादी तो इलिटरेसी से जुड़ी हुई है। जहाँ इलिटरेसी ज़्यादा होती है, वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, वो फैमिली प्लानिंग नहीं करते। ये भी रिपोर्ट में है कि जो बॉर्डरिंग एरियाज़ में मदरसे, मस्जिदों की संख्या भी पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। देखिए, मदरसे रेगुलर बनते भी हैं और इजाज़त लेके बनते हैं। परमिशन जब मिलती है तो मदरसा बनाया जाता है, बगैर परमिशन के मदरसे नहीं चला करते यूपी के अंदर, जो जहाँ तक मुझे मालूम है। और मस्जिदों के लिए भी इजाज़त ली जाती है, जब इजाज़त मिल जाती है तो मस्जिदें बनाई जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए की जाती हैं। एसटी हाशन जिक्र कर रहे हैं ओवरऑल बात का। यूपी में जनसंख्या इम्बैलेंस की बात कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी, लेकिन यूपी पुलिस की जिस रिपोर्ट का जिक्र आज मैं कर रहा हूं उसका संबंध यूपी के 7 जिलों की पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ये वो जिले हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं, सटे हुए हैं, और वहां जिस तादाद में मस्जिदें और मदरसे बनाए गए हैं उसको लेकर इस रिपोर्ट में चिंता जाहिर की गई है। यूपी के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में डेमोग्राफिक चेंज के अलावा एक और राज्य जहां पर आबादी के असंतुलन को लेकर, इंबैलेंस को लेकर एनुअल पुलिस मीटिंग में सबसे ज्यादा चिंता जाहिर की गई वो है असम। असम पुलिस की तरफ से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर जो पेपर पेश किया गया उसमें कहा गया कि बांग्लादेश बॉर्डर से 10 किलोमीटर के रेडियस में जो जिले हैं वहां मुस्लिम आबादी में करीब 30% का जंप देखा गया, जबकि इसी दौरान जनसंख्या बढ़ने का नेशनल एवरेज 12.5%, 12.5% और स्टेट एवरेज 13.5%, 13.5% रहा। यानी असम के बॉर्डर जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार नेशनल एवरेज से करीब 2.5 गुना ज्यादा रही। असम के जिन 4 जिलों में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो हैं धुबरी, करीमगंज, कछार और साउथ सालमारा। 2011 में यहां मुस्लिम पॉपुलेशन 3,95,659 थी, जो 2021 में बढ़कर 5,13,126 हो गई। माना जा रहा है कि इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिमों की आबादी में जबरदस्त उछाल की वजह यह है कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से घुसपैठी असम में आए। सिलचर से बीजेपी के सांसद राजदीप रॉय ने कहा कि साउथ असम के चारों डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन इलाकों पर खास नजर रखनी चाहिए। देखिए, मैं जिस जिला से आता हूं वो नाम है कछार जिला, और ये साउथ असम पे है और सटा हुआ है बांग्लादेश से। और जो स्थिति वहाँ का है, ऑब्वियसली जो बॉर्डरिंग एरिया से, जो गांव बॉर्डर में है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है। और ये दिखने को मिल रहा है कि ऑब्वियसली बच्चों का तादाद बढ़ रहा है। स्कूल कॉलेज में जाओ तो रास्ते से गाड़ी लेके आप जाओ तो पॉपुलेशन, जो स्थिति आज से 10-15 साल पहले था वो स्थिति अभी नहीं है। बहुत काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है। और जो स्टैटिस्टिक्स हम लोगों का सामने है वो भी, इसमें भी दिखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग एरियाज़ में, असम बांग्लादेश की बॉर्डरिंग एरियाज़ में माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ ऑलमोस्ट 30-32% है। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इट इज़ मच मोर देन द नेशनल लेवल। मैं आज से करीब 1.5 महीना पहले मैं मेरी डिस्ट्रिक्ट की जो सटा हुआ गांव है उसमें मैंने कुछ काम के लिए मैं गया था, डेवलपमेंट वर्क, जिस बॉर्डर की रोड्स है वो डेवलपमेंट वर्क देखने के लिए गया था। ताज्जुब की बात यह है कि बॉर्डर एरिया में गांव में कोई पॉपुलेशन नहीं है, 4 या 5 घर है, लेकिन वो 4-5 घर में 3 या 4 मतलब 75% ऑफ द घर उसमें मस्जिद है। तो ये अगर घर 5 है उसमें 4 मस्जिद है, मेरे को तो ऑब्वियसली देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कमिंग ऑन क्यों 5 में से 4 मस्जिद क्यों होगा। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से
ये सब अभी समय आया है, थोड़ा अच्छी तरह से इसका इंटेलिजेंस लगाया जाए, अच्छी ऑफिसर वहाँ पे भेजा जाए, देखा जाए। असम की सीमा बांग्लादेश से लगी है और यह बात कई बार सामने आई कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर असम में आकर बस गए हैं। लेकिन असम पुलिस की रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र किया गया है वो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर 4 जिलों में बढ़ती मुस्लिम आबादी के संदर्भ में। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बॉर्डर के पास कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां सिर्फ 5 परिवार रहते हैं, लेकिन अचानक वहां 4 मस्जिदें बन गई। इसलिए शक पैदा हुआ कि 5 परिवारों के गांव में 4 मस्जिदों का क्या मतलब। जब गांव वालों से पूछा गया ये मस्जिदें किसने बनवाई, पैसा कहां से आया, तो इसका कोई जवाब नहीं मिला। असम के कुछ नेताओं ने भी केंद्र सरकार से इस तरह के मामलों में जांच की मांग की है। जो रिपोर्ट असम पुलिस ने सौंपी है उसमें यह कहा गया कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 1 महीने में करीब 1.5 दर्जन लोगों को पकड़ा गया। ये वो लोग हैं जो भारतीय नहीं है, इंडियन नहीं है, लेकिन इस इलाके में रहते हैं। दावा किया गया कि इस इलाके में विदेशी लोगों के फर्जी दस्तावेज बनवाने का काम जोरों पर चल रहा है। इस तरह के गैंग एक्टिव हैं। इस पर सख्ती से काम करने की जरूरत है क्योंकि देश की सुरक्षा के लिहाज से यह बात खतरनाक है। यूपी और असम के अलावा राजस्थान में भी बॉर्डर से सटे इलाकों में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। अचानक नए मदरसे और मस्जिदें दिखने लगी हैं। इस बदलाव को बीएसएफ ने नोटिस किया और इसकी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को भेजी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जब ग्राउंड सिचुएशन को एसेस किया तो यह बात सामने आई कि दूसरे धर्मों के लोगों की आबादी केवल 8 से 10% बढ़ी, लेकिन मुसलमानों की आबादी इन इलाकों में 25% तक बढ़ गई। बीएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में यहां तक कहा कि मदरसों की संख्या बढ़ी, मदरसों में जाने वाले बच्चों की संख्या में भी इजाफा नोटिस में आया। इसके अलावा पोखरण, मोहनगढ़ और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में भी ऐसे मौलवी और मौलाना दिखाई दिए जो बाहरी हैं, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। इन इलाकों के ज्यादातर मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवी लोकल नहीं है। ये लोग बाहर से आकर इलाके की मस्जिदों में रहते हैं और कहा जा रहा है कि ये लोग मुस्लिम समुदाय को कट्टरपंथ की तालीम देते हैं। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सांसद सीपी जोशी ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अपीजमेंट की पॉलिसी अपना रही है, इसलिए बाहर से आए मुस्लिमों की चेकिंग नहीं की जाती। मैं सोचता हूं पिछले 3-3.5 वर्षों से जिस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में बढ़ी और जिस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी है बॉर्डर्स पे, ये चिंता का विषय है। और मैं इस प्रकार की घटनाओं के कारण ही राजस्थान में आए दिन कोई घटनाएं बढ़ रही हैं। बाहर के लोगों का आना, बाहर के लोगों द्वारा कहीं न कहीं कट्टरपंथी और इस प्रकार के एक वाद को खड़ा करना, जिससे वहाँ का एक माहौल जो भाईचारे का माहौल है उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इससे लगता है कि कहीं न कहीं तुष्टीकरण की नीति के कारण ये सरकार इस प्रकार की गतिविधियां जो बॉर्डर पर संचालित हो रहे हैं, इस प्रकार के मदरसे खुल रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार की मौन स्वीकृति इसमें है या सरकार का कहीं न कहीं मौन समर्थन इनके साथ है। यूपी, असम, राजस्थान तो बड़े स्टेट हैं, पुराने राज्य हैं, लेकिन करीब 22 साल पहले बने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार हैरान करने वाली है। उत्तराखंड के कई इलाके नेपाल की सीमा से लगते हैं और इन्हीं जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, इसलिए सवाल खड़े हुए। उत्तराखंड में पिछले 10 साल में मुसलमानों की संख्या में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि उत्तराखंड के जंगलों में बड़े पैमाने पर मज़ारें बना दी गई हैं और रोहिंग्या मुसलमानों ने अपनी बस्तियां बसा ली हैं, जिसके बाद सरकार की तरफ से जंगल की जमीन से मज़ार और रोहिंग्या मुसलमानों को हटाने के ऑर्डर दिए गए। यूपी में नेपाल की सीमा से लगे जिलों में और असम में बांग्लादेश से सटे इलाकों में मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर पहली बार नवंबर 2021 में डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पुलिस ऑफिसर्स ने चिंता जाहिर की थी। इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे और उनके सामने यूपी पुलिस ने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन पेश किया था और इसी रिपोर्ट को 2 दिन पहले अपडेट किया गया है। यूपी पुलिस ने अपने प्रेजेंटेशन में इस बात को हाईलाइट किया था कि पहले बॉर्डर के पास रहने वाले गांवों में हिंदू, मुसलमान और सिखों की मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, मिलीजुली आबादी थी।
लेकिन अब इन जिलों में मुस्लिम आबादी काफी डोमिनेंट हो गई है। जाहिर है, अगर पड़ोसी मुल्कों से, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोगों को हमारे बॉर्डर के इलाकों में भेजा जा रहा है तो ये चिंता की बात है। अगर पाकिस्तान और चीन की साजिश के तहत भारत की सरहद से सटे इलाकों में मुसलमानों को बसाया जा रहा है तो यह गंभीर मसला है। अगर इन इलाकों में बड़ी संख्या में मस्जिदों और मदरसों को फाइनेंस किया जा रहा है तो यह खतरे की बात है। इसलिए यूपी और असम पुलिस की सपोर्ट पर, बीएसएफ की जानकारी पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जब जनसंख्या में इंबैलेंस होता है, असंतुलन होता है, जब एक कम्युनिटी के लोग कम और दूसरी कम्युनिटी के लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, कैसे हालात बनते हैं, इसका अंदाजा आपको बांग्लादेश की तस्वीरें देखकर हो जाएगा। यह खबर आज ही आई है। बांग्लादेश में अब हिंदुओं की आबादी 7% से कम हो गई है, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के खानसामा सब डिवीजन की हैं, जो बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले का हिस्सा है। यह हिंदुओं की बस्ती में मातम का माहौल है, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक हिंदू स्कूल के टीचर के साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी, उसे मारकर फेंक दिया। इस महिला के साथ उसकी बेटी भी थी। ये छोटी सी बच्ची अपनी मां की लाश के पास रोती हुई मिली। जिस स्कूल टीचर के साथ ये दरिंदगी हुई उसका नाम अपो रानी रॉय था। अपो रानी रॉय अपने पिता के घर से अपने घर लौट रही थी, साथ में 8 साल की बेटी भी थी। रास्ते में कट्टरपंथियों ने अपो रानी रॉय को रोका, उसके साथ जबरदस्ती की और फिर मारकर खेत में फेंक दिया। जिस बच्ची ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को मरते हुए देखा होगा, उसका क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये बच्ची मां की लाश के पास बैठी रोती रही। रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने इस महिला की लाश और उसकी बेटी को घर पहुंचाया। अब इलाके के दबंग लोगों ने परिवार को धमकाना शुरू कर दिया है। इस हादसे के बाद से हिंदुओं की पूरी बस्ती में दहशत है। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए काम करने वाले इस्कॉन ने इस हैवानियत को लेकर जोर शोर से आवाज उठाई। इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन ने कहा, पिछले 2 महीनों के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की ये दूसरी बड़ी घटना है। इस बार हिंदुओं पर हमले में एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें टीचर्स को टारगेट किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान बांग्लादेश में इस्लाम के अपमान के नाम पर कुरान की बेइज्जती का इल्जाम लगाकर बार बार हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। हर रोज बांग्लादेश से इस तरह की हृदय विदारक तस्वीर हम सब देख रहे हैं, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि विश्व में इतनी सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स संस्थाएं होने के बावजूद सभी के मुंह में ताला लगा है। यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल और इनके जैसी हजारों सुंदर सुंदर नामों वाली संस्थाएं हैं, लेकिन इन्हें यह नरसंहार नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि मरने वाले हिंदू हैं। पूरे विश्व ने बांग्लादेशी हिंदुओं को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। यह बहुत दुख का विषय है। बांग्लादेश में ही हिंदुओं पर अत्याचार का एक और सबूत सामने आया। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक हिंदू स्कूल टीचर से मारपीट की। पुलिस की मौजूदगी में टीचर को जूतों की माला पहनाई। इस टीचर का कसूर यह था कि उसने कट्टरपंथियों की भीड़ से एक हिंदू स्टूडेंट को बचाया था। उस स्टूडेंट ने नूपुर शर्मा से जुड़ी एक पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी के लोगों ने उसे जान से मारने की धमकियां दी। टीचर स्वपन कुमार विश्वास ने जब छात्र का बचाव किया तो भीड़ ने दोनों के घरों पर हमला बोल दिया। इस हमले की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि पहले भीड़ इकट्ठा हुई, इसके बाद भीड़ ने प्लान करके स्वपन विश्वास और उस हिंदू लड़के के घर पर हमला किया। दोनों के घरों में पथराव हुआ, तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। इसके बाद हिंदुओं की बस्ती में घरों और दुकानों को लूटा गया। अभी कुछ दिन पहले
बांग्लादेश का 2022 का पॉपुलेशन सेंसस का रिजल्ट आया। 2011 में बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन लगभग 9% थी, जो अब घटकर 7.9% हो गई है। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। लोग डरे हुए हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। असहाय बांग्लादेश के हिंदू इस आशा में ताक रहे हैं कि संसार के बुद्धिजीवी उनकी चीख पुकार सुनेंगे, लेकिन कहाँ हैं सब के सब बुद्धिजीवी? अगर हम बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं बचा सकते हैं तो कम से कम सीएए को तत्काल लागू करना चाहिए, और इसमें यह भी प्रावधान रहना चाहिए कि कोई भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश का हिंदू अगर भारत की नागरिकता चाहता है तो उसे तुरंत मिलनी चाहिए। ये बात सही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी तेजी से कम होती जा रही है। 1971 में जब बांग्लादेश बना था उस वक्त वहां हिंदुओं की संख्या 13.5% 13.5% थी। 2011 में हिंदुओं की आबादी घटकर 8.5% रह गई और अब बांग्लादेश में सिर्फ 7% हिंदू बचे हैं। जनसंख्या का जबरदस्त इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और जब इस तरह के हालात होते हैं तो सरकार कोई भी हो जुल्म और सितम को रोक नहीं सकती। कभी इस्लाम की तौहीन करने का इल्जाम लगाकर हिंदुओं पर जुल्म होते हैं, कभी प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 9 साल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की 4000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। हिंदुओं के 18 से ज्यादा मंदिरों पर हमले हुए हैं, 100 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया है। हकीकत यह कि इस तरह के हालात सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है। जहां भी डेमोग्राफी में बदलाव हुआ, जहां भी जनसंख्या का असंतुलन हुआ, वहां यह सब दिखाई देता है। अफगानिस्तान में सिखों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए तालिबान का राज आने के बाद अफगानिस्तान में सिखों पर जुल्म बढ़ गए हैं, गुरुद्वारों पर हमले हो रहे हैं। आज ही की खबर है, सिख अपना मकान, दुकान, कारोबार, संपत्ति सब छोड़कर अफगानिस्तान से भाग रहे हैं। आज ही इस्लामिक कट्टरपंथियों के खौफ के कारण अफगानिस्तान के 30 सिख नागरिक भारत आए। इन 30 लोगों में 76 वर्ष के बुजुर्ग भी हैं और 1.5 साल का बच्चा भी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इन सिखों के भारत आने का इंतजाम किया। भारत सरकार ने इन परिवारों को भारत में रहने का लॉन्ग टर्म वीजा दिया। इसके बाद ये परिवार अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गए। आज जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो इनके चेहरे पर मुस्कान थी। इन लोगों ने बताया कि अफगानिस्तान में बच्चों को स्कूल भेजना नामुमकिन है, खासतौर पर लड़कियां को तो घर से निकलना बेहद खतरनाक हो चुका है। सिखों पर आए दिन जुल्म हो रहे हैं, हमले होते हैं। सिखों का घर में तो छोड़िए, गुरुद्वारे में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। हमारे संवाददाता पवन नारा ने अफगानिस्तान से भारत पहुंचे इन सिख परिवारों से बात की। इनमें एक 10 वर्ष की बच्ची है जो अब तक स्कूल गई ही नहीं। जसवीत, आप स्कूल गए हैं? नहीं। क्यों नहीं गए? वहाँ पे कोई नहीं। वहाँ पे बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते? नहीं। सब घर में ही रहते हैं? हाँ। तो आपका स्कूल जाने का मन करता है? हाँ। तो अब जब आप कहाँ, कौन से देश आए हो, आपको पता है? कौन से देश में आए हो? मैं जलालाबाद, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान? हाँ। हिंदुस्तान के बारे में क्या सुना है? बहुत सही सुना है। अच्छा, तो वो ज्यादा हिंदी समझ नहीं पा रही, बहुत सही सुना है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, बच्ची है 10 साल की है, क्या वहाँ बच्चों को स्कूल भेजना कितना खतरनाक है? भेजते हैं, नहीं भेजते? नहीं, वो तो हमारे को पंजाबी पढ़ाई में कोई नहीं थे ना, हमको तो भिजवा देते, उसको कहते धमाका करेंगे, बच्चों को मत भिजवाना। अच्छा, धमाका करेंगे, बच्चों को मत भिजवाओ। हाँ, गुरुद्वारे में। तो क्या सिर्फ ये लड़कियों तक सीमित है कि लड़कों को भी आप स्कूल नहीं भेजते? लड़के भी है, लड़की भी है। लड़की भी है, लड़के भी है। हाँ जी। तो सिख बच्चे, लड़के भी वहाँ जाने से डरते? हाँ जी, हाँ जी। अम्मा, वहाँ क्या हालात है? बस हालत वो खराब थी। ये आया दिल्ली बड़ी ऐसी खुशहाल थी, आ गए हिंदुस्तान के, बस उसे बहुत खुशहाल है। असि उत्थे मुश्किलात बहुत आई, बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते है, कितने जा नहीं सकते है, घर में बैठे आए, बस घर पे बैठे रहे। तो बच्चे सिर्फ लड़कियां ही नहीं पढ़ सकती, आप अपने लड़कों को भी स्कूल नहीं भेज सकते? वो लड़के भी नहीं पढ़ सकते, इतने पहले पढ़ते थे और नहीं पढ़ सकते थे।
वो नहीं पढ़ सकते थे। मैम, आपकी शादी कब हुई थी और आपने कभी सोचा था कि आपको इस तरह से अफगानिस्तान छोड़ना पड़ेगा? नहीं सोचा तो नहीं था, पर लेकिन ख़तरा हमारा वहाँ था, इसलिए हम यहाँ आ गए। हमारा ख़तरा बहुत है और हम यहाँ भी खुश हैं। हाँ जी, खुश हैं। हिंदुस्तान जब आप उतरे तो यहाँ की फिजा और वहाँ की फिजा में क्या फर्क लगा? बहुत फ़र्क लगा, क्योंकि हम वहाँ हमारा ख़तरा है, यहाँ हमारा ख़तरा नहीं है। हम फिर सकते हैं, हम गुरुद्वारे जा सकते हैं। वहाँ हम ना गुरुद्वारा जा सकते थे, ना ही हम बाहर जा सकते थे। बस हमारे लिए भी ख़तरा था, हमारे बच्चों के लिए भी ख़तरा था। हमारे बच्चे थे बड़े बड़े हो गए, लेकिन ना स्कूल मालूम था, ना पढ़ाई उनकी मालूम थी। बस आप स्कूल पढ़ी हैं? थोड़ी पढ़ी, क्योंकि हमने भी अफगानिस्तान में ही टाइम गुजारे ना, हम भी अफगानिस्तान में बड़े हुए हैं, इसलिए हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ी है। तो हिंदुस्तान आके आप एक बार फिर पढ़ाई शुरू करना चाहेंगी, पढ़ना चाहेंगी? हाँ जी, शौक तो है, पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। हाँ जी। और शादी किस हालात में हुई थी आपकी? किस उम्र में शादी हुई? मेरी उम्र 18 साल उम्र है और मेरी शादी का जो है ना 1 साल हुआ है अभी। 1 साल हुआ है? हाँ जी, 1 साल हुआ है। जब आपकी शादी हुई थी तब तो तालिबान नहीं आया था। इस 1 साल में जिंदगी कैसे बदल गई? इस बेखी हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बस वहाँ पे रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। बेजित हमारी और संगत भी वहाँ पे रहती है, बेद उनकी वीज़े भी आए, उन्हीं भी यहाँ पे आ जाएं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने खर्चे पर इन अफगान सिखों को भारत लाई है। ये संस्था पहले भी अफगानिस्तान में मुश्किल में पड़े सिखों को भारत में लाने में मदद करती रही है। एसजीपीसी ने सरकार से अपील की है कि वो उन अफगान सिखों को नई जिंदगी शुरू करने में मदद करे। हम इनको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन वेलकम उस हालात में नहीं कर पा रहे हैं जैसे खुशी से हो, क्योंकि ये मजबूरी के वश होकर के उस देश अफगानिस्तान को छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि मजबूरियाँ हैं। गुरुद्वारों पर हमले हो रहे हैं, इनकी दुकानों पर हमले हो रहे हैं, परिवारों की सुरक्षा नहीं है। अनसुरक्षा न होने का कारण ये यहाँ आ रहे हैं। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इससे पहले भी 11 सिखों का एक जत्था आया था, 22 सिखों का एक जत्था आया था। उनके हवाई जहाज़ का टिकटों का खर्चा, उसके अलावा यहाँ से एयरपोर्ट से लेकर जहाँ पर इनकी रिहाइश है, जहाँ पर इनके साक संबंधी रहते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का, रहने सहने का सारा जो खर्चा है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर की तरफ से किया जा रहा है। हम सरकार को अपील कर रहे हैं कि जो उन्होंने ई वीज़ा इनको दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं सरकार का। साथ ही ये अपील भी करते हैं इस समुदाय की तरफ से कि इनकी ज़िंदगी को सहजता से दोबारा आरंभ करने के लिए, शुरू करने के लिए इनकी सहायता की जाए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इनके साथ खड़ी होगी। जो कि इनकी रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसके इन लोगों के, हमारे सिखों के साथ खड़ी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1974 में 1974 में अफगानिस्तान में सिखों की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी। 2020 में अफगानिस्तान में सिर्फ 700 सिख बचे थे, 700। 2021 में सिखों की संख्या घटकर 240 रह गई। आज 30 सिख अफगानिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आ गए, मतलब अब अफगानिस्तान में सिर्फ 210 सिख रह गए हैं। जो सिख परिवार भारत आए हैं उनकी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार अफगानिस्तान में बचे सिखों को भी यहां बुला ले। सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में बसे लोग भी हिंदुस्तान आना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ वहां जुल्म हो रहा है। यह खबर भी आज ही आई है। पाकिस्तानी फौज पीओके में बसे कश्मीरियों पर किस कदर जुल्म कर रही है, आज जो उसकी तस्वीरें आई वो वाकई में दर्द देने वाली हैं, परेशान कर रही हैं। पीओके में पिछले कई दिनों से लोग बुनियादी सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटीज मांगने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम पाकिस्तान ने अब इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए अपनी फौज को खुली छूट दे दी है। पीओके में प्रोटेस्ट करने वालों पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर सवाल उठाने वालों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये देख सकते हैं आप, फायरिंग हो रही है। यहाँ फायरिंग हो रही है, ये देख, ये आप देख सकते हैं कि फायरिंग हो रही है।
पाकिस्तान की हुकूमत से तंग आ चुके पीओके के लोग अब किसी भी तरह पाकिस्तान से छुटकारा पा चाहते हैं। ये लोग जब प्रदर्शनों के दौरान भारत में शामिल होने के नारे लगाते हैं तो पाकिस्तानी फौज दूसरे ग्रुप के लोगों से उन पर फायरिंग करवा देती है और फिर उसे आपसी झगड़े का नाम दे दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप, फायरिंग हो रही है। यहाँ फायरिंग हो रही है, फायरिंग कर रही है। ये देख ये आप देख सकते हैं कि फायरिंग हो रही है। देख सकते हैं फायरिंग हो रही है, शदीद किस्म की फायरिंग हो रही है। फायरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यादगार चौक पे। दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो रहा है और फायरिंग हो रही है। एक बंदे को गोली भी लगी है और फोर्स भी मौजूद है। फोर्स भी फायरिंग कर रही है। इस वक्त शदीद तरीन फायरिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं, ये मनाज़िर है। पुलिस अलर्ट खड़ी है। ये आप देख सकते हैं, भरपूर तरीके से फायरिंग हो रही है। देख सकते हैं कि ये पुलिस और इनकी आपस में लड़ाई हुई है। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, इसको गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो कश्मीरी रहते हैं उन पर फायरिंग कोई नई बात नहीं है। वहां पाकिस्तान आर्मी गो बैक के नारे सुनाई देना यह भी कोई नई बात नहीं है। हैरानी की बात यह कि 1947 में जब सेंसस हुआ था उस वक्त इस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंदुओं की आबादी थी, लेकिन अब वहां कोई हिंदू नहीं है। अगर कुछ परिवार होंगे भी तो रिकॉर्ड्स में उनका कोई जिक्र नहीं मिलता। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 24% थी। 75 साल में यह घटकर 1% से कम हो गई है। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में सिखों की आबादी 20 लाख से ज्यादा थी, लेकिन अब पाकिस्तान में सिर्फ 6,641 सिख बचे हैं। और जनसंख्या के असंतुलन का नतीजा है कि पाकिस्तान में अब ना सिख सुरक्षित हैं ना हिंदू सुरक्षित। इसलिए अगर हमारे देश के बॉर्डर इलाकों में भी पाकिस्तान इसी तरह का पॉपुलेशन इंबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो इस साजिश को वक्त रहते नाकाम करना जरूरी है। जल्दी से जल्दी इस पर कदम उठाना जरूरी है। अब बात करते हैं देश की सियासत की। आज शाम के बाद कांग्रेस पार्टी के सूने पड़े दफ्तर में अचानक हलचल तेज हो गई। हुआ यह था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने देर शाम नेशनल हेराल्ड के केस में बड़ा कदम उठाया। ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडियन का ऑफिस सील कर दिया। यंग इंडियन का ऑफिस दिल्ली में बहादुर शाह जफर रोड पर हेराल्ड हाउस बिल्डिंग में है। इसी ऑफिस को ईडी ने सील कर दिया। नेशनल हेराल्ड की सारी संपत्ति अब यंग इंडियन के कब्जे में आई है। ईडी इसी मामले की जांच कर रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है और आज ईडी ने यंग इंडियन के ऑफिस को सील कर दिया। जिस वक्त ईडी ने कार्रवाई की, ठीक उसी वक्त अकबर रोड पर कांग्रेस ऑफिस के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर के आसपास भी पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया था। जैसे ही यंग इंडियन ऑफिस को सील करने की खबर आई, कांग्रेस ऑफिस और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बंगलों के पास पुलिस की प्रेजेंस बढ़ने की खबर आई। उसके तुरंत बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी के दफ्तर पहुंचने लगे। सबसे पहले जयराम रमेश ने एक वीडियो ट्वीट किया जो कांग्रेस ऑफिस के बाहर का था। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने
कांग्रेस ऑफिस की किलेबंदी कर दी है। देश के मुख्य विपक्षी दल की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। जयराम रमेश के ट्वीट को रीट्वीट करके अशोक गहलोत ने कहा, यह अघोषित इमरजेंसी है, जनता को कांग्रेस का सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। इसके बाद जयराम रमेश, अजय माकन और अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बात की। अजय माकन ने दावा किया कि कांग्रेस के खिलाफ तो कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो महंगाई और बेरोजगारी जैसे जनता के मुद्दे उठा रही है। हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं, और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से एकदम से पुलिस को, एकदम से केंद्र सरकार को कुछ करना पड़े, सिवाय इसके कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को हम लोगों ने प्रधानमंत्री निवास के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। अजय माकन की बात आपने सुनी। उन्होंने कहा यह सब कांग्रेस के महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए हो रहा है। लेकिन जयराम रमेश ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्शन कांग्रेस को धमकाने के लिए हो रहा है, यह बदले की सियासत हो रही है। आज जो देख रहे हैं आप, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है। और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार, और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत गृह मंत्री और जो गृह मंत्री जो कब्जा है दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहाँ जो पुलिस बल आए हैं हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 10 साल पुरानी शिकायत है, सारे नेताओं से पूछताछ हो चुकी है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी बार बार बुलाकर जितने सवाल पूछे जा सकते थे पूछे जा चुके हैं। सिंघवी ने कहा कि अब तक ईडी को कुछ नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि घोटाला हुआ ही नहीं। सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पर जुल्म हो रहा है, सरकार राहुल और सोनिया के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रही है। बहकाना चाहते हैं, आपको बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात न हो, महंगाई की बात न हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि। आफ्टर 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together, and I demonstrated before you from this podium that if the most ingenious and imaginative mind was to ask questions, there cannot be more than 10 to 12 questions. And if you ask the same question in 5 different ways, there can't be more than 60 to 70 questions. But today, you have created a siege mentality.
a climate of fear. The entire country watches as investigative agencies are deployed mindlessly against the leadership of India's oldest political party. I mean, you are treating this institution, this party, these leaders as terrorists. मैंने आपको कांग्रेस के तीनों नेताओं की डिटेल में बात सुनवाई, लेकिन इस मामले में बीजेपी की तरफ से सिर्फ संबित पात्रा बोले। संबित ने कहा, अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो कांग्रेस हेरल्ड हाउस पर प्रोटेस्ट क्यों कर रही है, पूछताछ से घबरा क्यों रही है। संबित ने कहा, अब जांच भी होगी और जवाब भी देना पड़ेगा। देखिए, नंबर एक कि ये जो 5,000 करोड़ रुपए की गबन का विषय है, आप जिस बिल्डिंग पे नेशनल हेराल्ड बहादुर शाह जफर बिल्डिंग के रोड पे जिस बिल्डिंग में आज पुलिस ईडी के लोग गए हुए हैं, ये बिल्डिंग अपने आप में ही 500 करोड़ से अधिक का है। उस बिल्डिंग को आप लोग दिखा रहे हैं। देखिए, ये बिल्डिंग गांधी परिवार या नेहरू जी का नहीं था। ये बिल्डिंग स्वतंत्रता संग्रामियों ने जो नेशनल हेराल्ड खोला था, उसके लिए उस समय की सरकार ने पब्लिक के पैसे से इसे ग्रांट किया था कि ये जमीन आप लीजिए, यहां पर एक बिल्डिंग बनेगा। लखनऊ में, भोपाल में, पूरे देश में ऐसे प्राइम प्रॉपर्टी दी गई थी, गांधी परिवार को नहीं दी गई थी, 3,000 स्वतंत्रता संग्रामियों के नाम पे दी गई थी। और अब उन स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवार से या जो स्टेक होल्डर है उनमें से किसी से नहीं पूछ करके, उनको एक रत्ती भर का हिस्सा नहीं दे करके पूरा का पूरा इसकी मालकिन सोनिया जी और राहुल जी बन गए। कैसे बन गए? क्यों नहीं आपने स्टेक होल्डर की मीटिंग की? क्यों नहीं आपने, आपकी ही कंपनी, मतलब आपकी यंग इंडिया कंपनी, इसने खरीदा और 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को दिया हुआ था, जबकि एक पॉलिटिकल पार्टी लोन नहीं दे सकती है। जब यह सारा विषय सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया तो इसमें बहुत घालमेल दिख रहा है, पूरा जांच सामना करना पड़ेगा। कोई क्वीन विक्टोरिया नहीं है यहां पर। ये सोनिया जी क्वीन विक्टोरिया नहीं है, और ये जो राहुल जी है ये राजकुमार नहीं है हिंदुस्तान के, जो इतना करोड़ों खरबों की प्रॉपर्टी का गबन भी कर लेंगे और इन पर जांच भी नहीं होगा। बिल्कुल जांच होगा। और ये बोल रहे हम डरते नहीं। अच्छी बात है, आप मत डरिए ना, आपको डराने के लिए नहीं हो रहा है। आज कांग्रेस के नेताओं की बात सुनकर पहले तो लगा कि उन्होंने अपनी रणनीति बदली है। वो महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी पर बोलेंगे, उसी पर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे बात एक बार फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी के एक्शन की तरफ चली गई। हालांकि बार बार महंगाई और जीएसटी का जिक्र होता रहा, लेकिन असली बात यह थी कि कांग्रेस के नेताओं को लगा यंग इंडिया का ऑफिस सील करने के बाद कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर पर रेड ना हो जाए, कहीं कांग्रेस के ऑफिस पर रेड ना हो जाए। इसलिए प्रेशर बनाने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एआईसीसी के हेडक्वार्टर में इकट्ठा हुए, कांग्रेस के दफ्तर में आ गए और फिर मीडिया से बात की। और खास बात यह है कि हर मुद्दे पर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी ने आज यंग इंडिया के ऑफिस के सील करने के बारे में कोई ट्वीट नहीं किया। अब आपको बताता हूं राहुल गांधी के बारे में। आज दिल्ली में यंग इंडिया के ऑफिस को सील करने के मसले पर जब कांग्रेस के नेता इधर उधर भाग रहे थे, परेशान थे, सरकार पर, राहुल और सोनिया पर जुल्म करने का इल्जाम लगा रहे थे, राहुल गांधी कर्नाटक में थे। राहुल पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बर्थडे मनाने के लिए दावनगरे पहुंचे थे। इससे पहले राहुल चित्रदुर्ग में लिंगायत संप्रदाय के एक मठ में गए। वहां उन्होंने मठ के महंत से दीक्षा ली और इसके बाद सिद्धारमैया के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हुए। सिद्धारमैया का जन्मदिन बड़े शानदार तरीके से मनाया गया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे। हालत यह हो गई कि जब सिद्धारमैया केक काट रहे थे उस वक्त आसपास के इलाके में सड़कों पर ट्रैफिक बंद हो गया। सिद्धारमैया के जन्मदिन के मौके पर राहुल ने गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश की। सिद्धारमैया के साथ साथ मंच पर कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार को भी बुलाया। दोनों को साथ देखकर कांग्रेस के नेताओं को आश्चर्य हुआ और हैरानी की वजह यह थी कि पिछले कुछ वक्त से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। राहुल ने दोनों को एक मंच पर लाकर एकता का मैसेज देने की कोशिश की और कहा कि सिद्धारमैया की सरकार के वक्त सबका विकास हुआ, लेकिन बीजेपी की सरकार अब कर्नाटक के लोगों में नफरत का विकास कर रही है। And I have come here because I share
a special relationship with Mr. Siddaramaiah. And I also appreciate the way Siddaramaiah ji ran the last government of Karnataka. That is completely different than what we see in the BJP government of today. Whereas the Congress government brought people together, created harmony in the state, the BJP government is dividing people and spreading hatred in this beautiful state. The whole of Karnataka can see the level of corruption that the BJP government has created. एक अच्छी खबर आपको बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में आज एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया। इसका मतलब होगा अब आध्यात्म के आधार पर भी शिक्षा दी जा सकेगी। यह शिक्षा के स्वदेशीकरण की ओर एक बड़ा कदम है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा शिक्षा के भारतीयकरण का काम स्वामी रामदेव ने पतंजलि के माध्यम से करने का ऐलान किया है। आज स्वामी रामदेव ने कहा कि 1835 में लॉर्ड मैकाले जो पाप करके गया था उसको वो साफ करेंगे और भारत के बच्चों का मानस भारत और भारतीयता के अनुरूप तैयार करेंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन के लिए स्वामी रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। आजादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तो शिक्षा की आजादी के बाद एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम आज पूरा हुआ है। हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से भारतीय शिक्षा बोर्ड का पूरा गठन हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। अभी 15 मिनट पहले अप्रूवल आया और मैं आपको ये बताते हुए गौरव अनुभव कर रहा हूं कि 1835 में जो मैकाले पाप करके गया था उसको साफ करेंगे अभी इस हिंदुस्तान से। और भारत का मानस, भारत के बच्चों का मानस भारत और भारतीयता के अनुरूप तैयार होगा और भारत में हम वो युवा नेतृत्व गढ़ेंगे जो भारत ने पूरे विश्व में नेतृत्व करेंगे। ये कार्य भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से होगा। तो एक बार आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, आदरणीय अमित जी का अभिनंदन और भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का और हमारे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब शिक्षा के स्वदेशीकरण का, भारतीयकरण का और अध्यात्म पर आधारित जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको मूर्त रूप देने का काम पतंजलि करेगा। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और अब सच्चे अर्थों में एक आजादी के नए युग का आजाद हो रहा है, वो आजादी के अमृत महोत्सव की सबसे बड़ी घटना होगी। इसके लिए एक बार पुनः श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। बोले भारत माता की। सरकार के इस फैसले से योगी कितने उत्साहित हैं, स्वामी रामदेव कितने खुश हैं, ये तो आपने देख ही लिया। दुनिया भर में योग को पहचान दिलाने के बाद सनातन परंपराओं को, सनातन संस्कृति को महत्व देना, उसे फॉर्मल एजुकेशन में शामिल करना एक बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्वामी रामदेव इसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि वो जितनी भी कमाई करते हैं, जितना भी लाभ उठाते हैं अपने बिजनेस से, वो सारा का सारा पैसा इस एजुकेशन के काम में लगाएंगे। आज दिल्ली में 15 अगस्त जैसा माहौल था, स्वाधीनता दिवस जैसा माहौल था। आज लाल किले से इंडिया गेट तक तिरंगा यात्रा देखने को मिली। तिरंगा यात्रा सरकार की तरफ से आयोजित की गई थी। इसमें सभी पार्टी के एमपीज को बुलाया गया था, लेकिन विरोधी दलों का कोई सांसद शामिल नहीं हुआ। बीजेपी के सारे एमपीज इसमें शामिल हुए और तिरंगा यात्रा को मेगा इवेंट बना दिया। जब इस प्रोग्राम में ऑपोजिशन का एक भी एमपी नहीं दिखाई दिया तो सवाल उठा कि ऐसा क्यों हुआ। कांग्रेस की तरफ से जवाब आया कि हमें बुलाया नहीं गया। कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि तिरंगे को लेकर कांग्रेस को कोई पाठ न पढ़ाए, कांग्रेस को इस यात्रा में शामिल होने का कोई न्योता नहीं मिला था। मुझे पता नहीं, मुझे किसी ने फोन नहीं किया, फिर भी मैं ये बताता हूं, तिरंगा के लिए कांग्रेस को कोई अगर पाठ ना पढ़ाए तो बेहतर होगी। मोदी जी को पहले सोचना चाहिए
हिंदुस्तान के तिरंगा के लिए मेहर अली साहब, उनका योगदान मोदी को सोचना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। जिस तिरंगा को कभी बीजेपी ने माना नहीं, आजादी के बाद ये तिरंगा के खिलाफत करते थे बीजेपी पार्टी, और भगवा ध्वज के लिए बार बार सवाल करते थे। ये तिरंगा को जिन्होंने माना नहीं कभी, आज वो तिरंगा की सामने रख के हिंदुस्तान के आम लोगों को दोबारा गुमराह करना चाहते हैं। जब अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के कई और एमपीज ने इसी तरह की बात कही तो अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, न्योता तो उन्होंने खुद भेजा था, फोन भी किया था, कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे हैं। विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रित किया था, मेरी ओर से ही पत्र गया था, मेल भी किया था, हमारे यहां से फोन भी किए थे। उनको भी सम्मिलित होना चाहिए था, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा, ये आजादी का अमृत महोत्सव है, देश का महोत्सव है, किसी एक पार्टी का, सरकार का महोत्सव नहीं है। तो देश के जो महोत्सव होते हैं उसमें विपक्ष को सम्मिलित होना ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता बीजेपी का प्रोग्राम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकारी फंक्शन में राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि बात सही नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जब तिरंगा यात्रा को फ्लैग ऑफ किया जा रहा था तो मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। प्रहलाद जोशी ने कहा कि चूंकि अर्जुन राम मेघवाल और उनकी मिनिस्ट्री ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था, इसलिए वो भी मंच पर मौजूद थे। मंच के ऊपर भी माननीय उपराष्ट्रपति को बुलाया था। उपराष्ट्रपति तो नॉन पॉलिटिकल है, तो सिर्फ उपराष्ट्रपति से हमने फ्लैग ऑफ की व्यवस्था की थी, और किसी को और भारतीय मंत्री को भी हमने नहीं बुलाया था। हमने कोऑर्डिनेट किया था, सांस्कृतिक मंत्रालय उसका कार्यक्रम का आयोजक था, इसीलिए हम दो मंत्री और माननीय वेंकैया जी यही थे। तो दे शुड अंडरस्टैंड फॉर एवरीथिंग वी शुड नॉट डू पॉलिटिक्स, दैट इज व्हाट माय अपील इज। कांग्रेस ने न सिर्फ इन्विटेशन न मिलने का मुद्दा उठाया, साथ साथ आज फ्लैग कोड बदलने को लेकर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा, अभी तक खादी के झंडों का चलन था, लेकिन नया नियम आने के बाद वो जरूरी नहीं रहा। इसके पीछे कुछ बिजनेसमैन को फायदा उठाने की कोशिश है। BJP wants that nothing in India should be made by small and medium businesses. They want that everything should be made by 2 or 3 of their favorite big business people. That is why they changed these rules. This is not a mistake. The point is that they want to take away what is theirs and give it to 2 or 3 of the biggest industrialists, right? So in India, if you look at, for example, Notbandi, demonetization, you look at GST, you look at farm laws, every action of theirs is about taking away things from poor people, weaker people, and handing it to the biggest, richest people. तिरंगा खादी का हो या किसी दूसरे कपड़े से बना हो या वो कागज का हो, वो झंडा नहीं है, देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। हर बात को सियासत से जोड़ना ठीक नहीं है, हर बात में मोदी का विरोध करना ठीक नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने अपने डीपी में ऐसी तस्वीर लगाई जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तिरंगा लेकर खड़े हैं। ये अच्छी बात है, अगर वो तिरंगा यात्रा में शामिल होते तो और भी अच्छा होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।